उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बताना, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। दरअसल ईरान और अमेरिका जो है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की गूंज आज संसद में सुनाई दी है और इसी पर राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया। आज से बजट का सत्र का जो दूसरा चरण है वो शुरू हुआ है और इसमें भी मोदी सरकार को विपक्ष ने कैसे घेरा है वो आज संसद में सामने आया है। और इन सबके बीच राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि देख लिया आपने, संसद से भाग गए, नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए। ये सारी बातें यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी की बात आप अभी सुन रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो संकट छाया है, मिडिल ईस्ट के कारण इधर वेस्टर्न पार्ट में, उसके कारण उस पर मोदी सरकार कैसे घिरी हुई है, उसकी कैसे पोल खुल रही है, ये यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने जिन बिंदुओं को यहां उठाया है, विपक्ष उन्हीं पर आज सरकार से जवाब चाह रहा था। लेकिन विपक्ष के सवाल सुनने की जगह मोदी सरकार ने केवल अपने मन की बात कह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन के दोनों सदनों में, जी हां, संसद के दोनों सदनों में वो आए और बता दिया कि पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री खुद नजर रख रहे हैं और खाड़ी देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है, यह कह रहे थे एस जयशंकर, विदेश मंत्री इस देश के, अपने देश के। और दूतावास यानी वहां के जो एम्बेसीज हैं, उससे भी लोगों को सहायता दी जा रही है। चलिए मान लिया कि सरकार यह सब काम कर रही है, यह सब कर रही है, लेकिन सदन में सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने अब तक क्या नहीं किया है। जैसे ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद सरकार ने उसकी निंदा क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी ने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर ईरान सरकार को अपना शोक संदेश क्यों नहीं भेजा? देश में अब जो ऊर्जा संकट आने वाला है, उससे निपटने की क्या तैयारी है? घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ चुके हैं, शेयर मार्केट रोज गिर रहा है, रुपया ऑल टाइम गिरकर बिल्कुल 92 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, उसके पार जा चुका है। इस पर सरकार कितनी चिंतित है, यह बात एस जयशंकर ने क्यों नहीं बताई? अकेले राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के बाकी नेता भी इस पर, इस बड़े संकट पर सदन में सरकार से चर्चा चाहते हैं, क्योंकि ईरान बहुत दूर नहीं है कि वहां आग लगी हो और भारत तक उसकी तपिश न पहुंचे, बल्कि इस हमले के जो मकसद हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन की योजना बिल्कुल साफ है, उनका उद्देश्य ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करना, देश को विभाजित करना और उसके विशाल तेल भंडार पर अवैध कब्जा करना है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले करके सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक परंपराओं को तोड़ दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने यही खेल वेनेजुएला में भी खेला था और वहां के राष्ट्रपति को भी अगवा कर लिया था। तब भी भारत सरकार चुप रही, लेकिन अब यह चुप्पी देश के लिए
ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस बहाने से ईरान पर हमला हुआ, कल को वैसा ही कोई बहाना अगर भारत के लिए अमेरिका बना दे तो हम क्या करेंगे और उस समय कौन हमारा साथ देगा, इस बारे में सरकार को पहले ही विचार कर लेना चाहिए। अभी वैसे भी हम पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं जो कभी भी हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं। वैसे ईरान पर हमले के 11वें दिन, 10 दिन बीत चुके और 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक अमेरिका ईरान को झुका पाने में नाकाम रहा है। अब ट्रंप की हताशा खुलकर दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान ने भी जाहिर कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है, बघाई ने, वहां के प्रवक्ता जिनकी बात अभी आपको बताया, उन्होंने एक बात और कही है कि स्पष्ट तौर पर कही है कि जब तक सैन्य हमले जारी रहेंगे तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम या बातचीत की गुंजाइश नहीं है। वहीं अब ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के नाम का भी ऐलान कर दिया है। मुज्तबा खामनेई जो हैं वो अली खामनेई के, आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे नंबर के पुत्र हैं और आप जानते हैं कि खामनेई की 6 संतानें, उनमें से सेकंड नंबर के पुत्र, सेकंड नंबर के बेटे मुज्तबा खामनेई अब वो वहाँ के सुप्रीम लीडर हो गए हैं। और इस पर रशिया ने खुलकर मुज्तबा खामनेई को बधाई देकर बता दिया है कि वो हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है कि हम इस मौके पर ईरान के साथ खड़े हैं। रूस के साथ साथ चीन भी ईरान के पक्ष में खड़ा हो चुका है। यहां फिर राहुल गांधी की बात ही सच दिखाई दे रही है कि ईरान को कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाया गया है, मगर असली लड़ाई वर्चस्व की है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है और तीसरी तरफ रूस है। इनके बीच भारत कैसे अपनी गुरुता, जो विश्व गुरु की बात करते हैं, अपनी पुरानी महत्ता, इन सबको बनाए कैसे रखे, ये बड़ा सवाल है। आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बातें आखिर क्यों यहां आ रही हैं। संसद तक कैसे ईरान की जंग पहुंच गई है, दिल्ली तक कैसे ईरान की जंग पहुंची है, इस पर चर्चा। और इन सब के बीच नेतन्याहू पर भड़क उठे आज डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू पर इसलिए भड़के हैं, क्यों भड़के ये भी आपके सामने रख देता हूं, फिर ईरान से हमारे साथी जुड़ेंगे और वो और इस पर अपनी बात रखेंगे। नेतन्याहू, जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों अच्छे दोस्त हैं और नेतन्याहू के पीठ पर हमेशा ट्रंप का हाथ रहता है। लेकिन वो भड़क इसलिए उठे क्योंकि इजराइल ने ईरान के कई तेल जो कारखाने हैं, जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, उस पर मिसाइल दागे और इसके बाद वहां आग लग गई। और इससे जब अगर तेल के ऊपर आप हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में तेल की खपत को बाधित करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, और ये अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका जानता है कि अब $100 से ऊपर $114 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत हो चुकी है, जो अभी से इस युद्ध के, इस जंग की शुरुआत में 60-65 के बीच में जो रेट चल रही थी, वो रेट डबल हो गई है, लगभग डबल हो चुकी है। जी हां, 28 फरवरी से लेकर आज 9 मार्च के बीच में, आज की तारीख में $114 और $114 पहुंचने की बात जैसे है, यहां से अमेरिका की परेशानी और बढ़ती है जब तेल की कीमतों की बात हो। ऐसे में तेल के भंडार पर, तेल के जो तेल शोधन कारखाने हैं, इस पर, ऑयल रिफाइनरी पर अगर हमला नेतन्याहू करवा रहे हैं तो इससे ट्रंप साहब भड़क उठते हैं। लेकिन ट्रंप साहब पर दुनिया भड़की हुई है, नेतन्याहू पर भड़के हैं। नेतन्याहू पर तो दुनिया पहले से भड़की है, क्योंकि वो युद्ध अपराधी है घोषित तौर पर। वो कहीं दुनिया में इधर उधर जाता है तो उसको अपने ही मित्र देशों में जाने की अनुमति मिलती है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएगा। और ये केसेस उसके अंदर भी चल रही हैं, यानी वो इजराइल में भी चल रही है, उसके ऊपर केस, 12 साल की सजा हो सकती है नेतन्याहू के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़की है दुनिया? सबसे बड़ी बात कि ब्रिटेन के पूर्व सांसद, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये युद्ध अपराधी है, ये खतरनाक काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और
इसके ऊपर केस चलना चाहिए, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। ये बात ब्रिटेन के पूर्व सांसद ने कही है। यह सब कुछ बताता है कि एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी तरफ ट्रंप इस दुनिया को कैसे खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं, और इन सब के बीच ईरान जो कुछ कर रहा है वो काबिले तारीफ है। और लेकिन उसकी आंच, उसकी आग अपने यहां दिल्ली तक कैसे पहुंची है, और आज संसद में इस पर क्या क्या हुआ, इन सब पे चर्चा आज जरूरी है। और उन सब के बीच उधर ग्राउंड रिपोर्ट ईरान